Good morning, all students. On the last turn, we have discussed about the basic conservation laws in physics and how the scientific community has learned about the nature, the natural phenomena which are occurring in this world. Slowly and slowly, with the advancement in the observation facilities, in the experimental facilities, what has happened, the scientific community has collected data and they have drafted a model on the basis of which they have drawn certain conclusions which were published in the form of certain basic laws. And slowly and slowly they learn that certain laws are not violated in any natural phenomena which is occurring in this nature. इस प्रकृति में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं का समय के साथ अध्ययन कर उसके जितने भी डाटाज हैं उनको रिकॉर्ड करके जितने भी उस समय के वैज्ञानिक रहे उन्होंने एक नेट कंक्लूजन ड्रॉ करके कुछ ऐसे नियम बनाए जो सभी भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं में फॉलो होते हैं या यूं कहिए कि जिनकी पालना होती है. The basic laws in physics which are followed everywhere, every reaction, every model, every formulation has to be made with the compliance of these basic laws. The law of conservation of energy, linear momentum, angular momentum, electric charge and mass. Earlier in classical mechanics, we used to concentrate on the conservation of these basic laws only. But what happens with the development of the experimental facilities, the scientific community learned that the mass is not fixed, mass is variable. The famous Einstein's special theory of relativity established a relation between mass and velocity. Again, the Einstein's discovery of photoelectric effect, the Einstein's equation E is equal to mc square, m is equal to m0 divided by under root 1 minus v square upon c square, have forced the scientific community to think in a different way in the 20th century. Earlier, scientists used to think about the basic conservation laws in terms of a few quantities only. Later on, what happened, in new quantities which were to be conserved were explained by the scientific community from time to time. मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले हमने ये कहा था कि जो सामान्य फिजिक्स है या जो कहिए जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं चिर सम्मत यांत्रिकी, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स कह लीजिए, क्लासिकल फिजिक्स कह लीजिए, जिसमें संरक्षण के जो नियम हैं वो द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण और आवेश संरक्षण. हुआ क्या कि शुरुआत में दो द्रव्यमानों के बीच में गुरुत्वीय आकर्षण की कल्पना तक ही वैज्ञानिक सोच सीमित थी, परंतु जैसे ही बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़कर परीक्षण लिया गया तो पता चला कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो इस गुरुत्वाकर्षण वाले अट्रैक्शन से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. उस सूत्र से हम इसका स्पष्टीकरण या इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते. फिर ये हुआ, फिर जो आया कॉन्सेप्ट फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का, और फिर वैज्ञानिक सोच ये आई कि जब
एक एबोनाइट की छड़ को आवेशित करके दूसरी एबोनाइट की छड़ के पास ले जाते हैं तो उसमें अट्रैक्शन नहीं होता बल्कि रिपल्शन होता है। तो दोनों छड़ों को यदि रब करके हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो अट्रैक्शन की बजाय रिपल्सन, जो वैज्ञानिकों के लिए उस समय बिल्कुल नई बात थी। इसी तरह जो चुंबक नेचुरल जो मैग्नेट पाई जाती थी, उस नेचुरल मैग्नेट के अंदर भी ये हुआ कि नॉर्थ पोल के पास जब लाते हैं तो रिपल्सन, नॉर्थ को साउथ के पास लाते हैं तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का जो दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में या जो दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रेक्षित हो रहा था वैज्ञानिकों को, उसकी व्याख्या जो फंडामेंटल फोर्स जिसको हम कहते थे गुरुत्वाकर्षण बल, उससे पहले उससे नहीं की जा सकती थी। इसलिए सोच को बदलना पड़ा। उससे पहले जो वैज्ञानिक सोच थी वो चेंज हुई और एक नई ब्रांच फिजिक्स में खुली जिसको कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये सिलेबस में है बात है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो उनकी जो स्टडी है वो भी इन्हीं मूल सिद्धांतों के इर्द गिर्द रहती है। केवल फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर हम इन सिद्धांतों के ऊपर समय समय पर लगाए गए जो करेक्शंस हैं उनको भी यूज में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये सोच थी कि द्रव्यमान स्थिर है, वो बदलता नहीं है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान फिक्स है। उसका कारण ये था कि उस समय तक हम किसी भी कण को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी तक जाता हुआ प्रेक्षित ही नहीं कर सकते थे। ज्यादा से ज्यादा ये होता था कि मोटर चल रही है, बस चल रही है, हमारे दिमाग में जो स्पीड थी उसकी अपर लिमिट बहुत कम थी। फिर धीरे धीरे ये हुआ, एक फेमस माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है जिसने जो सोच है, वैज्ञानिक सोच है, वो बदल दी। एंड यू विल वंडर टू नो कि उसके अंदर जो अर्थ पृथ्वी नामक जो ट्रेन है जो सूर्य के चारों ओर, जिसमें कि हम सब अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और आपको ये जानकर शायद आश्चर्य हो कि ये जो ट्रेन है वो सूर्य के चारों ओर इस पृथ्वी पर जितनी भी ट्रेन्स चल रही हैं उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा गति से चल रही है। बट वी डू नॉट ऑब्जर्व द मोशन बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश तंत्र वाला जब आप पाठ पढ़ते हैं तब आपको ये समझ में आ जाएगा, चूंकि हम सब पृथ्वी के उससे बंधे हुए हैं, सिस्टम से बंधे हुए हैं, तो पृथ्वी की ये जो कक्षीय गति है, जो ऑर्बिटल मोशन है, किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, ये सर्वविदित है कि ये पृथ्वी 365 दिन के अंदर अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो अगर आप इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वेलोसिटी है लगभग 10 की घात 4 मीटर पर सेकंड की रेंज में आएगी। एंड यू कैन इमेजिन 10 to the power 4 meter per second, even more than that. Velocity of light is in the range of 10 to the power 8 meter per second. तो अगर आप v by c का रेशियो निकालें, आई एम सॉरी, आई थिंक इट इज इन द रेंज ऑफ 10 to the power 6 meter per second. So 10 to the power 6 meter per second means if you convert it in kilometers, so it is almost all 100 kilometer per second, because 3 you have to reduce. So in 1 second we are able to cover 100 kilometer. So when you start thinking in terms of that, you आपकी जो सोच है वो बदल जाती है बेसिकली। और इसी सोच के साथ जो फेमस माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट्स माइकलसन इंटरफेरोमीटर के साथ परफॉर्म किए गए थे, जिसमें बेसिकली
जो रिलेटिव वेलोसिटी का u माइनस वी और u प्लस वी वाला फॉर्मूला था उसको वेरीफाई करने की कोशिश की गई थी अर्थ के अंदर जो सर्वव्याप्त ईथर नामक जो माध्यम है उसकी उपस्थिति के साथ। पुरानी जो क्लासिकल फिजिक्स की किताबें हैं उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो इस तरह का वर्णन आपको उपलब्ध हो जाएगा। आजकल तो हम सीधा ये मान ही लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट ये है, द्रव्यमान का वेलोसिटी के साथ वेरिएशन का फॉर्मूला ये है, E इज इक्वल टू mc² है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है। इसके पीछे की कहानी में अगर हम जाते हैं, डेवलपमेंट में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि कितने वर्ष हमें इन बातों को समझने में लगे। 20वीं सदी में जो भौतिक शास्त्र के अंदर विकास इन सब सिद्धांतों के कारण हो पाया, आधुनिक भौतिकी के अंदर जो हम जितने भी प्रिंसिपल्स डेवलप कर पाए वो इन्हीं स्टडीज के कारण संभव हो पाए। वापस से मूल बात पे आ जाते हैं कि जो मूल संरक्षण के नियम हैं वे सभी जगह लागू होते हैं। ये बात अलग है कि संरक्षण के नियमों में समय समय पर बदलाव किया गया उनके फॉर्मुलेशन के अंदर। जैसे अब हम मास नहीं, हम कौन सा मास देखते हैं, फिर कॉन्सेप्ट आया रेस्ट मास अलग है, वेरिएबल मास अलग है। तो रेस्ट मास है वो जो फिक्स्ड क्वांटिटी है, बट इफ ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन दिस वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मास जो है वो फिक्स रहेगा। इसी तरह से लीनियर, क्योंकि लीनियर मोमेंटम में P इज इक्वल टू mv होता है, एंगुलर मोमेंटम में भी इसका रोल है। सेम इज द थ्योरी विद द चार्ज, एक स्टैटिक चार्ज है और एक मूविंग चार्ज है, और मूविंग में भी when v by c, that is the velocity of the object divided by the velocity of light, किस रेंज का है? if v by c is less than 1, अगर ये किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेग है वो प्रकाश के वेग की तुलना में नगण्य है तो नियम अलग स्वरूप धारण कर लेते हैं, और अगर वेग प्रकाश के वेग के तुलनात्मक है तो ये हमारे नियम हैं वो अलग स्वरूप धारण कर लेते हैं। ये जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते जाएंगे आपको इस तरह की बातें समझ में आने लगेंगी। छोटी क्लासों में हमने इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन्स बिटवीन टू पार्टिकल एंड मोर देन टू पार्टिकल, प्रोजेक्टाइल मोशन, इन सब का अध्ययन किया था। नाभिकीय जो अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में भी अध्ययन आप लोगों ने किया होगा। मास एनर्जी रिलेशन, ये सब संरक्षण के नियमों के साथ आपको रिलेट कर सकते हैं। मेन जो प्रॉब्लम आई कि शुरुआत में जब ये माना गया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स इस स्वरूप में होगी, फिर जैसे जैसे हम नाभिकीय उसमें आए, न्यूक्लियर रेंज के अंदर आए, तो हमें E इज इक्वल टू mc² की भी मदद लेनी पड़ी। और फिर जब रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन करने बैठे तो जो वीक फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है उसका भी उसकी भी हमें मदद लेनी पड़ी। और वहाँ पर जो हमारे कंजर्वेशन लॉज हैं, एक बात मैं यहाँ पे समझा दूं, उनकी वैलिडिटी को बनाए रखने, क्योंकि हम फर्म थे कि भाई बेसिक कंजर्वेशन लॉज जो नेचर के हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। नेचर बिहेव्स इक्वल, प्रकृति का व्यवहार सभी के साथ एक जैसा होता है, ऐसा नहीं है कि इसके साथ अलग है इसके साथ अलग है। तो इस फॉर्मूले को वैज्ञानिक सोच ने फर्म रखते हुए दिमाग में ये हुआ कि भाई ये बेसिक कंजर्वेशन लॉज गलत नहीं हो सकते। तो इस दृढ़ता के साथ जब वो जमे रहे तो नए नए कणों की खोज, और आजकल जो चल रहा है हर साल हम नए नए कणों की खोज कर पा रहे हैं, उसका कारण ये है कि हम डे बाय डे हाई वेलोसिटी रेंज में पार्टिकल्स को मूव करा के उनकी स्टडी करने में सफल हो रहे हैं, सक्षम हो रहे हैं। ये न्यूट्रिनो की कहानी है कि जब बीटा डीके को, पहले तो क्योंकि बीटा डीके और पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन के अंदर काफ़ी कुछ समानता है, फिर ये मालूम हुआ कि भाई जो बीटा कण का वेग है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो वेग है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इस रेंज में वेलोसिटी अटेन करता हुआ
कहीं पर ऑब्जर्व नहीं हुआ, तो वैज्ञानिक सोच ये आई कि बीटा पार्टिकल अलग है और इलेक्ट्रॉन अलग है। बहुत सारे संरक्षण के नियमों के आधार पर ही अल्टीमेटली जो पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस थी बीटा डीके के संबंध में, वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट हुई, जिसमें पॉली नाम के वैज्ञानिक ने इन्हीं संरक्षण के नियमों कि भाई ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम है ये गलत नहीं हो सकते। तब फिर क्या होगा कि भाई एक कोई और पार्टिकल इसके साथ एमिट हो रहा है, जिसको कि हमने बाद में प्रूव भी कर दिया। तो वो जो सोच थी, जिसको कि आप पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस के नाम से न्यूक्लियर फिजिक्स में जानते हैं, तो इसका संबंध भी जो मिसिंग मास और मोमेंटम था, वो उसको एक्सप्लेन करने में वैज्ञानिकों को बड़ा सफल रहा, कारगर रहा। और इसमें भी हमारे जो मूल संरक्षण के नियम हैं, उन्हीं का रोल है। अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ नेचर विद एवरीवन इज प्रूव। अभी तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है साइंस के अंदर, वो बेसिकली इस बात को लेकर हुआ है कि प्रकृति में जो घटनाएं घट रही हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस को लेकर वैज्ञानिक सोच आगे बढ़ती गई और जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी, नई नई बातें सामने आती गई। न्यूट्रिनो नाम के कण की खोज 1956 में हुई थी, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि 20वीं सदी के अंदर बहुत सारे नए सिद्धांत, 19वीं सदी की फिजिक्स और 20वीं सदी की जो फिजिक्स है, उसमें बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन जिसको हम कहते हैं, आप पाएंगे। अगर आप फिजिक्स को दो भागों में करके कभी देखने में, विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो यू विल लर्न टू नो कि 1905 के पहले की फिजिक्स और 1905 के बाद की फिजिक्स। 1905 के अंदर एक विशेष घटना हुई थी, द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज, एक्स किरणों की खोज हुई थी। और वहीं से ये जो एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी के अंदर जो इम्प्रूवमेंट कह लीजिए, जो नई हमको सुविधा मिली वैज्ञानिकों को, वो वहाँ से शुरू हुई। और उसके बाद करीब करीब एक पूरे 50 वर्ष तक यूँ कह लीजिए, एक के बाद एक जो सिद्धांत हैं वो प्रतिपादित होते गए, चाहे वो प्रकाश विद्युत प्रभाव हो, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो, कॉम्पटन इफेक्ट हो, पेयर प्रोडक्शन हो, और जितनी भी घटनाएं हैं, ये पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस है। 1960 तक यूँ कह लीजिए, पूरे 50 साल अगर जोड़ दें हम उसमें, तो 1960-65 तक जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आप आज हम फ्रिक्वेंटली हाई एनर्जी फिजिक्स और उसके अंदर यूज में ले रहे हैं, वो डेवलप हो पाए। और उसका मेन कारण ये है कि एक्सरे जो डिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट था, ब्रैग्स लॉ, जिसके कारण एक्स किरणें जब कभी भी क्रिस्टल पे पड़ती थी, तो वो क्रिस्टल तारों के बारे में, परमाणु की क्या संरचना होती है, उसको हमें समझने में मददगार साबित हुई। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। उससे पहले कोई ऐसा प्रयोग नहीं था जिससे कोई भी वैज्ञानिक परमाणु के अंदर क्या हो रहा है उस बारे की कोई कल्पना कर सके, उसके बारे में उसके लिए कोई हाइपोथेसिस रख सके, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी हमारे पास उस रेंज की नहीं थी। अगर सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसी बात थी। द कैलकुलेशन, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज एटॉमिक मास यूनिट, AMU होना चाहिए, शॉर्ट में हमने यू लिखा है। एटॉमिक मास यूनिट मीन्स द मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 × 10⁻⁻27 kg। जब हम एनर्जी फिजिक्स के अंदर कैलकुलेशंस करते हैं तो वी स्टार्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और जो डिफरेंस आ रहा था बेसिकली वो करीब करीब इतने AMU का था, उसको इससे मल्टीप्लाई करके हम जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के अंदर भी हमारे पास रिलेशन है कि किस तरह से हम जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, बेसिकली जो बीटा डीके की मैं बात कर रहा था, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है प्लस एक बीटा पार्टिकल, ये जो यहाँ पे E से रिप्रेजेंट है। और ये
न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो, क्योंकि बीटा पार्टिकल बाद में पता लगा कि पॉजिटिव कैरेक्टर के भी हो सकते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर के भी हो सकते हैं। जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया तब न्यूट्रिनो के साथ साथ एंटी न्यूट्रिनो की भी बात आई, क्योंकि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल थ्योरी जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वो भी जब प्रतिपादित हुई तो ये सब अभिकल्पनाएं सामने आई। ये देखिए कैलकुलेशन करने का तरीका है कि मास डिफरेंस हम कैसे, अभिक्रिया के पहले का कुल द्रव्यमान, अभिक्रिया के पश्चात का कुल द्रव्यमान, तो ये इतने AMU है। इस AMU को अगर आप केजी में कन्वर्ट करें तो लगभग इतना केजी है। ये बहुत थोड़ा द्रव्यमान आपको नजर आ रहा है, परंतु जब आप इसको ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊर्जा इतनी होती है कि हम कैलकुलेशन में इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नगण्य नहीं मान सकते। और इसी अवधारणा के साथ ये कॉन्सेप्ट प्रतिपादित हो पाया। यहाँ पे देखिए जो ये इसको एनर्जी में कैलकुलेट किया गया, तो एनर्जी जो है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.272 MeV। MeV मीन्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है, क्योंकि जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स में बात करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, तो हम जूल के अंदर बात ना करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट, केईवी और एमईवी। केईवी का मतलब है कि 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 केईवी, और एमईवी का मतलब है 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स 1 MeV। तो MeV रेंज की जो एनर्जी है ये काफ़ी है इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उसके लिए। और ये जो एनर्जी है ये बेसिकली इस न्यूट्रिनो के साथ एसोसिएटेड है। ऐसी वैज्ञानिकों ने अवधारणा प्रतिपादित की, जिसको बाद में बहुत सारे मॉडल्स के साथ प्रूव भी हो गया है अब तो, कि भी ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल सही है एक्सपेरिमेंटली एज वेल एज थियोरेटिकली। अब देखिए ये बेसिक हिस्टोरिकल अगर हम वो बनाएं कि भाई पहले आदमी की क्या सोच थी, फिर क्या सोच बनी, फिर क्या सोच बनी। तो बहुत पुरानी सोच ये थी कि ये जो संसार है, यहाँ पे पृथ्वी है, उसके ऊपर एयर, फायर और वाटर, अर्थ के ऊपर आदमी पानी, आग और वायु, ये 3 तत्व जरूरी मानता था। और ये वो उसकी सोच यहाँ तक सीमित थी कि इन्हीं तत्वों से मिलकर सब कुछ घटनाएं होती हैं। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो 19वीं सदी के अंत तक वैज्ञानिक सोच यहाँ तक पहुंच गई, इतनी डेवलप हो गई कि उसे यह ज्ञान हो गया कि ये तत्व 3 नहीं हैं, बल्कि करीब करीब 100 एलिमेंट्स की खोज कर ली गई। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि 19वीं सदी के पश्चात जब हम 20वीं सदी में हमने प्रवेश किया तो पहले इलेक्ट्रॉनों की खोज 19वीं सदी में ही हो गई थी, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनों से ही समझाया जा सका। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसका संयुक्त नाम है न्यूक्लियन, न्यूक्लियन मीन्स द पार्टिकल विच रिजाइड्स इनसाइड न्यूक्लियस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये 20वीं सदी के अंदर जो एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज आ गई, तो उसके बाद नाभि के मॉडल भी समय समय पर अलग अलग प्रतिपादित होते गए, क्योंकि पहले आदमी की सोच एटम तक आई, और एटम भी जब बड़ा लगने लगा तो फिर सोच नाभि की तरफ गई। और आगे हम एक कंपैरेटिव चार्ट में देखेंगे कि एक जो एटम है वो न्यूक्लियाई की तुलना में बहुत बड़ा होता है जब हम दोनों की साइज कंपेयर करेंगे। तो ये देखिए फेमस मास एनर्जी रिलेशन है, E = mc² के हिसाब से। तो अगर कोई ऊर्जा है तो उसको आप मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करके। और जब कभी भी हम संरक्षण के नियमों की बात करें
तो हमें सोच ये रखनी पड़ेगी कि द्रव्यमान और ऊर्जा, यूँ कह लीजिए कि अभिक्रिया के पश्चात और अभिक्रिया के पूर्व दोनों मिला के संरक्षित रहते हैं। तो अकाउंट्स जो है वो मिलाने में इस इक्वेशन का काफ़ी योग है। अदरवाइज जो मास डिफेक्ट जिसको हम कहते हैं, मास डिस्क्रिपेंसी यूँ कह लीजिए सामान्य भाषा में रहती थी, वो डिफेक्ट को एक्सप्लेन करने में बड़ी समस्या होती थी वैज्ञानिकों को। इस समीकरण के डेवलप होने के पश्चात वैज्ञानिकों की जो एक कहना चाहिए गुत्थी थी, वो बड़ी आसानी से सुलझ जाती थी। ये बेसिकली 1897 के अंदर थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है उसको प्रूव किया। उससे पहले आपने सुना होगा डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। उससे पहले और भी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे जिसमें ये कहा गया था, बहुत पुरानी किताबें अगर आप देखें लोअर क्लासेज की, कि भाई हम किसी कण को अगर छोटा करते जाएं तो लास्ट में जो अनडिवाइडेड यूनिट बचेगी उसको हम बोल देंगे एटम। और ये माना गया कि भाई एटम से छोटा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सारा कुछ परमाणुओं से मिलके बना हुआ है। फिर जब छोटे से छोटे द्रव्यमान के परमाणु की बात आई तो हाइड्रोजन एटम था, क्योंकि हाइड्रोजन एटम से कम द्रव्यमान उस समय में किसी का प्रेक्षित होता नहीं था, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी जितनी कम लिमिटेड थी। तो वैज्ञानिकों की जो सोच है वो वहीं तक सीमित थी कि भाई बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो हाइड्रोजन एटम को मान लिया गया एक स्टेज पे, और के सभी जो बाकी के तत्व हैं वो इससे मिलके बने हैं। और अगर हम डिवाइड करते जाएं तो लास्ट में यहाँ पहुंचेंगे, इसके आगे इससे नीचे हम कोई डिवीजन नहीं कर सकते। पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो पता लगा कि जो छोटे से छोटा परमाणु है जिसको कि हम हाइड्रोजन एटम कहते हैं, उसकी तुलना में भी इसका जो द्रव्यमान है वो ऑलमोस्ट ऑल नेग्लिजिबल है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट कि भाई हम इससे छोटा कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते गलत प्रूव हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों की खोज ने सोच बदल दी। फिर ये आया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में से निकल रहा है तो फिर एटम का स्वरूप कैसा हो, उसके लिए अलग अलग अवधारणाएं प्रतिपादित की गई। रदरफोर्ड ने अलग मॉडल दिया और भी बीच में कई छोटे छोटे मॉडल प्रस्तुत किए गए, परंतु जो भी मैंने कहा कि मॉडल है वो जितने भी संरक्षण के नियम उस समय उपलब्ध थे उनकी कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। कहीं आवेश संरक्षण का उल्लंघन प्रतीत होता था तो कहीं द्रव्यमान संरक्षण का, कहीं और किसी नियम का। इस समस्या का काफी हद तक जो समाधान है वो न्यूट्रॉनों की खोज के पश्चात हुआ, और वो सन 1932 के अंदर हुई, जिसने पूरी पिक्चर बदल दी कि भाई नाभि के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, परंतु इसके ऊपर आवेश नहीं होता। बाद में पता लगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान में भी थोड़ा अंतर रहता है। और फिर 1968 के अंदर ये जो क्वार्ट्ज थ्योरी आई, इसने और भी सोच को बदल दिया, वैज्ञानिक सोच को बदल दिया। तो इस चार्ट से बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारी एटम इतना बड़ा है, यूँ समझ लीजिए, और इसको कभी आप देखेंगे तो ये जो हमारा सौर मंडल है उसका एक रेप्लिका एटम के अंदर हो रहा है। एटम बहुत बड़ी यूनिट है। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर अपनी कक्षाओं के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, और ये जो नाभि है ये स्थिर है, फिक्स्ड है, और इस नाभि के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इस नाभि से भी छोटे हैं। तो ये जो बात लोगों को समझ में आई, तो ये देखिए एटम की जो रेडियस है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। तो इसमें कक्षाएं आपने पढ़ी होंगी छोटी क्लासों में भी कि परमाणु का जो मॉडल है उसके आधार पे हमने रेडियस का फॉर्मूला निकाला था, एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था। रेडियस का फॉर्मूला तो बोर की कक्षाओं में आया था, 0.529 n² डिवाइडेड बाय z एंगस्ट्रॉम।
और जो एनर्जी का था -13.61 डिवाइड 13.61 डिवाइडेड बाय जेड इंटू जेड डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, इस रेंज में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पहली बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है। फिर नेक्स्ट में अगर आपको निकालनी है तो उसमें 4 का भाग दे दीजिए, 3 पॉइंट समथिंग आएगी। फिर आप 9 का भाग दे दीजिए, फिर आप 16 का भाग दे दीजिए। इस प्रकार आप प्रत्येक बोर कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। इसी तरह से त्रिज्या आप निकाल सकते हैं। परंतु जैसे जैसे मैंने कहा कि वैज्ञानिक सोच बदली, एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज का विकास हुआ, वैसे वैसे नई नई चीजें सामने आने लगी, नए नए तत्वों की खोज हुई, नए नए कणों की खोज हुई, जिसके कारण आज जो स्वरूप है फिजिक्स का, जिसको कि हम एंजॉय कर रहे हैं, जिसको यूज कर रहे हैं, जिसका उपभोग कर रहे हैं, जिसके आधार पे हम सीधे सीधे कंज्यूमर के लिए चीजें बना रहे हैं, वहां पे हमारी सोच बिल्कुल अलग है। 21वीं सदी के अंदर इसमें और भी ड्रास्टिक तरीके से चेंज आ रहा है। परंतु मैं फिर से आपको दोहराऊं जहां से हमने शुरू किया था, जितने भी संरक्षण के नियम हैं उनकी संख्या जरूर चेंज हो गई है। नाउ वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। पहले खाली एंगुलर मोमेंटम की बात होती थी, अब थोड़ी जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज हो गई है। फिर हमने बेरियन नंबर और भी बहुत सारे नंबर हैं, एंडलेस प्रोसेस है। पूरा जो वर्ल्ड है इतना बड़ा हो गया है कि ये अपने आप में एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसको कि समझने के लिए हमें काफ़ी स्टडीज करनी पड़ती हैं। बट एज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स आपके दिमाग में कम से कम एक ब्रॉड आउटलाइन इस पूरे वर्ल्ड की होनी चाहिए। जो भी कुछ घटित हो रहा है फिजिक्स की किताबों के माध्यम से जो आप पढ़ते हैं, उसकी एक नेट समरी कि बेसिकली यहाँ तक वैज्ञानिक सोच किस तरह से पहुंची उसके बारे में। और इसी उद्देश्य से ये जो संरक्षण के नियम की बात है या बेसिक जो कंजर्वेशन लॉज की बात है, उसके ऊपर हम जोर देकर अगर समझने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी कुछ बातें हमें समझ में आ जाएंगी इस प्रकृति के बारे में, इस नेचर के बारे में। और उसी की ये संरक्षण के नियम देन है बेसिकली। कोई भी संरक्षण का नियम किसी वैज्ञानिक का बनाया हुआ नहीं है, इस प्रकृति के अंदर घटने वाली घटनाओं की ऑब्जर्वेशन के आधार पे फॉर्मुलेट किया गया है। कैलकुलेशन जरूर की गई है, ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा जरूर करके एक कंक्लूजन जरूर ड्रॉ किया गया है। तो ये नेचर में होने वाली घटनाओं के प्रति एक महत्वपूर्ण तथ्य है। नेक्स्ट टर्न पे हम इसको और भी कंटिन्यू करेंगे, या कौन कौन सी घटनाएं या कौन कौन से ऑपरेटर्स इन सब का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने बनाए हैं और क्या मेजर ब्रेक थ्रूज रहे हैं फिजिक्स में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।